हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। एग्जाम में सिर्फ अब 10 डेज बाकी हैं और सारे स्टूडेंट इस टाइम रिवीजन मोड में होंगे। उस रिवीजन को मैं बूस्ट करने के लिए आपके लिए रैपिड रिवीजन प्लान लेके आया हूं। अब ये रैपिड रिवीजन प्लान क्या है? अब सारे स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है, 99.99% स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है, सर इतना सारा सिलेबस है, इसको हम 1 या 2 दिन में खत्म कैसे करें? हमें ये बताओ, हमारे एग्जाम में सिर्फ एक दिन छुट्टी है सर और हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है सर, वो कैसे करें? तो 99% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है, उनसे पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द रिवीजन। और उन पर्टिकुलर चैप्टर में जो वो छोड़ के जाए हैं, जो वो रिवीजन नहीं कर पाए किसी वजह से, उसमें कॉन्फिडेंस उनको नहीं आता। तो हम बेसिकली इस रैपिड रिवीजन प्लान से सारे ही चैप्टर्स कवर करेंगे, किस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं वो भी हम कवर करेंगे, और किस तरीके से एग्जाम के बीच में या एग्जाम से 2 दिन पहले हमें रिवीजन करना है, उसकी हम स्ट्रेटेजी बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, बताइए सर ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है? ये सीएस प्रोफेशनल के 5 मेन सब्जेक्ट्स के लिए है। ओपन बुक सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं बात करूंगा, ठीक है, कि ओपन बुक को कैसे रिवाइज करना है, या एग्जाम से पहले जो हमें टाइम मिलेगा उसमें ओपन बुक की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा 10 पॉइंट्स मैं और लेके आया हूँ, जो कि अब से लेके जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखकर चलने हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक एक मिनट इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा टाइम इस वीडियो में नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ रिवीजन प्लान देखेंगे। जैसे कि देखिए, मैंने रिवीजन प्लान बनाया है ईएसजी का, तो मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपके कवर करे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे ही चैप्टर आप देखेंगे 1 to 19 सारे चैप्टर आपके कवर करें, और किस चैप्टर को कितना टाइम हम एलोकेट कर रहे हैं वो भी मैंने सामने मेंशन करा हुआ है। तो इस से आपको क्या होगा, आपके पास एक टाइम लिमिट मिल जाएगी कि रिस्क मैनेजमेंट को मुझे 4 घंटे देने हैं और 4 घंटे में मुझे वो कंप्लीट करना है। ठीक है? अब 4 घंटे में कंप्लीट कैसे होगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है? तो मैंने यहाँ पूरे 19 चैप्टर्स को पूरे एक ट्वें 28 आवर्स एलोकेट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पेपर ईएसजी का है, तो आप 2 दिन ईएसजी को एलोकेट करेंगे, और मैं मान के चलता हूँ आप 12-12 घंटे, 13 इस टाइम पे मतलब 13 से 14 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं। तो उसके दौरान आपको 28 घंटे ईएसजी को डिवोट करने हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स डाले हैं, ईएजी के रिवीजन के टाइम पे ये चैप्टर आपको बेसिकली फोकस करने हैं। ठीक है? सर अब रिवीजन कैसे करना है, एक बार हमें वो भी बता दो। जैसे मान लो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है? आपके मॉड्यूल में, और उसकी वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको 4 घंटे दिए हैं। अब इस 4 घंटों को भी आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है सर? देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है। फॉर ईच चैप्टर डिवाइड द एलोकेटेड आवर इंटू 3 पार्ट्स, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपका क्या रहेगा, फास्ट स्कैन रहेगा आपका। फेज 1 में क्या रहेगा, आपका फास्ट स्कैन रहने वाला है। गो थ्रू द एंटायर चैप्टर क्विकली। आपको पूरा चैप्टर जो है रिस्क मैनेजमेंट का वो क्विकली फास्ट एंड फॉरवर्ड करके, ठीक है, गो थ्रू करना है। जिससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 50% टाइम में। आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको ये रिवीजन है तो एकदम फास्ट एंड फॉरवर्ड होके सारी हेडिंग्स, सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सब कुछ अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेनी है। स्कैन करना है अपनी बुक्स को, अपनी स्टडी मटेरियल को, अपने नोट्स को। अब बाकी का जो फेज 2 है उसमें एक्टिव रिकॉल करना है, दैट इज 30% ऑफ द टाइम, 35% ऑफ द टोटल टाइम, दैट इज 4 आवर्स का आपको 35% जो है आपको फेज 2 में डालना है, एक्टिव रिकॉल। जिसमें क्या करेंगे, आप बुक बंद कर देंगे और एक्टिवली रिकॉल करेंगे। ठीक है? सारी हेडिंग्स रिकॉल करेंगे, कीवर्ड्स रिकॉल करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे, सारे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको रिकॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब एक बार फास्ट स्कैन भी कर लिया, एक बार रिकॉल भी कर लिया, अब क्या करना है, फेज 3 में आपको क्या करना है, जो आपको याद नहीं आया है, मतलब जो आपको रिकॉल नहीं हुआ है, तो उस 15% ऑफ द टाइम, यानी कि 4 घंटे का 15% जो टाइम होगा, उसमें आपको जो आपको याद नहीं आया उसको स्पेशली फोकस करके, स्पेशली अच्छे से पढ़ के उस चैप्टर को बिल्कुल वाइंड अप क्लोज करना है। ठीक है? तो अगेन 4 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, पहले आपको फास्ट स्कैन करना है, दूसरे में आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, एंड जो लास्ट फेज रहेगा उसमें जो आपको याद नहीं आ रहा है, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, या जिस जिस टॉपिक को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से क्लोज करके उस चैप्टर को बिल्कुल वहीं क्लोज करना है। ठीक है? इस तरीके से क्या होगा, आपका माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने पूरा चैप्टर कर लिया। अदरवाइज क्या होगा, आप चैप्टर उठाएंगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ने में लगा रहे हैं, याद करने में लगा रहे हैं, ठीक है, और उसको रिवाइज कर रहे हैं, पता चला 4 घंटे हो गए, अभी भी 3 टॉपिक रहते हैं। अभी उस 3 टॉपिक के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और एक्स्ट्रा टाइम जो है आपका वो दूसरा वाला चैप्टर रह जाएगा। तो इसके लिए मैंने फास्ट स्कैन का टॉपिक रखा है। आप पहले फास्ट स्कैन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके माइंड का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, आपने पूरा चैप्टर देख लिया है। या तो आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पर एक बार जब देख लेते हैं, फास्ट स्कैन कर लेते हैं, तो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैंने पूरा चैप्टर कर लिया है, और जो याद नहीं आ रहा है वो तो मैं बेसिकली 15% टाइम वहां पे दूंगा। तो इससे आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाएगी। रिवीजन स्ट्रेटेजी है ये, बहुत परफेक्ट है। ठीक है? और इंप्लीमेंट करी हुई स्ट्रेटेजी है।
तो इससे क्या होगा, आपका 4 घंटे का जो टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर चैप्टर को, इस चैप्टर को हमने 2 घंटे का टाइम दिया है, पर्टिकुलर टाइम ही लगने वाला है। ये नहीं होगा कि 28 घंटे में सर 15 चैप्टर ही हुए, 4 चैप्टर हमारे रह गए, ये नहीं होगा। ये तो इस स्ट्रैटेजी का पर्पस ये है, जो एलोकेटेड आवर्स हैं, हमें उस पे फोकस होके, उस पे स्टिक होके चलना है, ठीक है? जिससे हमारा रिवीजन इधर-उधर ना बटे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे पेपर दे के आएँगे, नेक्स्ट पेपर की तैयारी है, अब उनके माइंड में रहेगा कैसे रिवाइज़ करें, ठीक है? किस सीक्वेंस में रिवाइज़ करें, पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करें, कितना टाइम लगाएँ? तो उस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि एक-एक मिनट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एवरी सेकंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है आपके लिए। अब ऐसे मैंने ईएसजी के लिए भी बनाई है, ड्राफ्टिंग के लिए भी बनाई है और सीएमए-डीडी के लिए भी बनाई है। तो मैंने ये 5 चैप्टर आपके लिए रखे हैं, 5 सब्जेक्ट रखे हैं, सॉरी। अब सीएसआर में या फिर आईबीसी या आईबीसी या कुछ स्टूडेंट्स का लेवल लॉ भी है, सर उसको कैसे रिवाइज़ करें? उसमें आपको देखो पूरे मॉड्यूल को गो थ्रू नहीं करना है, ठीक है? अगर आपके पास 1 दिन का टाइम है या फिर 8 घंटे, 10 घंटे हैं आपके पास ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, अब आपको पूरा मॉड्यूल देखने की नीड नहीं है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखने हैं, ठीक है? और आपको करना क्या है, आपको केस फ्लो शीट बहुत अच्छे से करनी है, आपको जो भी आपने मास्टर इंडेक्स बनाया है, उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है? जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, वहाँ पे मास्टर इंडेक्स ही काम आने वाला है, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट पे पकड़ आप बना चुके हैं, पर वो जो मास्टर इंडेक्स है, वो आपकी हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है और अगर मैराथन है आपके पास, तो वो मैराथन से भी कर सकते हैं आप, अपने 7 से 8 घंटे वहाँ मैराथन में लगा सकते हैं। पर मास्टर इंडेक्स एंड केस फ्लो पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द आईबीसी। ठीक है? तो उसमें आपको यही करना है अपनी प्रिपरेशन में कि जभी भी ओपन बुक सब्जेक्ट की बात मैं करूँगा, तब वहाँ पे मास्टर इंडेक्स को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है और वहाँ से आपको अपना मॉड्यूल देखना है या जिससे भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। आज ही डिसाइड कर लीजिए आपको क्या-क्या एग्ज़ाम में लेकर जाना है। आपका स्टडी क्लीन होना चाहिए कि मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपके माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, कैसे एग्ज़ीक्यूशन करूँगा मैं, कुछ नहीं, अभी क्लियर कर लो आप सब कुछ। ठीक है? चलिए। ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी लिखी हुई है कुछ, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब चलते हैं वो 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सर? 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप हमें बताइए, जो बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। मैं बता रहा हूँ इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और जो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 1-1 घंटा, मैं वो आपको रोकने वाला हूँ आज ही, ठीक है? तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अब 10 डेज़ ध्यान रखने हैं और ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व जभी भी ध्यान रखने हैं। बहुत बेसिक पॉइंट है, हो सकता है आपने एग्ज़ीक्यूटिव में भी फॉलो किए हैं, पर मैं आज आपको फिर से याद दिलाने वाला हूँ। ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? पहला है, डू नॉट थिंक अबाउट दिसंबर 2026 अटैक। अब ये क्यों लिखा है? अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर मेरे बहुत मॉड्यूल हैं और मैंने ईएसजी रिवाइज़ नहीं किया, अभी 20 डेज़ बचे हैं, क्या मैं दिसंबर 2026 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँ? तो ऐसा नहीं सोचना है। अभी इस टाइम पे आपको बहुत दिमाग में आएगा, उल्टे-सीधे ख्याल आने वाले हैं, सर दिसंबर 26 सोचते हैं अब नहीं हो पाने वाला, ये रिवाइज़ नहीं हुआ, वो रिवाइज़ नहीं हुआ। अब देखिए आपने 3 महीने, 4 महीने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को लगाए और अब ये थॉट दिसंबर 26 का लाना दिमाग में, ये क्या होगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब कर देगा। और जहाँ आपने दिसंबर 26 का एक बार सोच लिया, तो मैं बता रहा हूँ आपका मन ऐसा है दिसंबर 26 आपके माइंड में बैठ जाएगा और ये 10 दिन और पेपर के दिन जो होने वाले वो खराब कर देगा, आपका पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा आज से। तो इस दिसंबर 26 को आप भूल जाओ बिल्कुल। जो भी है जून 26 है, ठीक है? हमने इतनी प्रिपरेशन करी है, हमने इतना सब कुछ प्लान किया है और अब हम इसको जाने नहीं देंगे इस टाइम को, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल ऐसा ख्याल लाना ही नहीं है कि दिसंबर 26 जो भी है जून 26 ही है। क्योंकि बहुत इस टाइम पे क्या होगा, बहुत स्टूडेंट के कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, कुछ रिवीजन नहीं हो पा रहा है, 4 सब्जेक्ट अच्छे हो गए हैं, बाकी के 3 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, कि जो ग्रुप 1 देके जा रहे हैं उनके 3 सब्जेक्ट अच्छे हो गए हैं, एक सब्जेक्ट आपका रह रहा है, मतलब अच्छे से रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब होगा, पर आपको उसी में ही बेहतर निकलना है और जून 26 ही है जो भी है आपका लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है और दिसंबर 26 के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो भी है मेरा जून 26 ही है। दूसरा, डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल। इस टाइम पे स्टडी मटेरियल बिल्कुल चेंज नहीं करना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस टाइम पे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो रिवीजन बैचेज़ लेके आ रहे हैं या फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहे हैं या फिर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, ठीक है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो फैकल्टीज़ बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी फैकल्टी बता रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप पढ़े हैं वो भी सब इंपॉर्टेंट है। पर इस टाइम पे आपको अननेसेसरी ज़्यादा फोकस इधर-उधर नहीं करना है। हो सकता है जो जिनसे आप पढ़े हों उन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ और बताए हों और जो इस टाइम पे आप रिवीजन करा रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंट कुछ और हो। तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ना, अलग-अलग भी हो सकता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब है। हो सकता है उन्होंने उनका जो इंपॉर्टेंट हो और वो आपने नहीं करा हो और इस टाइम पे आप सोचने लगो सर ये तो इंपॉर्टेंट है और मेरा नहीं हुआ है, तो आप पैनिक करने लग जाएँगे, तो मैंने नहीं किया और उस टॉपिक को जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब वो पढ़ना स्टार्ट आप कर देंगे और वो ब्लंडर होने वाला है। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ना मतलब एक ब्लंडर वाला हो जाएगा क्योंकि वो टाइम लेगा।
एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 1 घंटा लेगा और आप उस 1 घंटे को अपना रिवीजन पे फोकस करेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, तो वो अच्छी बात होगी ना। तो अननेसेसरी पैनिक नहीं करना है कोई भी न्यू टॉपिक को देखकर और न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखकर, ठीक है? जहाँ से अभी भी आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी तक वही रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले कोई न्यू टॉपिक नहीं देखना है, कोई डिफरेंट फैकल्टी ने, कोई डिफरेंट टीचर ने अगर कोई बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले यही करके जाना है, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने भी जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, वो मस्ट सी टॉपिक है, मतलब आपको वो देख के जाने हैं, ठीक है? जो अभी तक आपने पढ़ा है। पर आपने अगर अभी तक वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो अब नहीं पढ़नी है आपको बिल्कुल भी। बस ये बात आप ख्याल रखें कि अगर आपने कल रात को कोई वीडियो उठा के देखी और उस पर्टिकुलर टीचर ने वो इंपॉर्टेंट बता दिया जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, उनके कहने से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर वो आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे खराब कर देगा, ठीक है? चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो, पेपर में वो 100 नंबर का नहीं आने वाला है। आप इतना याद रखें, पेपर में वो पर्टिकुलर टॉपिक 100 नंबर का नहीं आने वाला है और उसके चांस आने के 0.0001% हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये बात ख्याल रखनी है। तो स्टिक टू योर ओन नोट्स एंड मटेरियल, दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट, कीप योर माइंड क्लीन, डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ विद एक्स्ट्रा नोट्स और न्यू रिसोर्सेज। आप खुद को ओवरलोड मत करो, एक्स्ट्रा नोट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब आपको नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। फिक्स योर मॉर्निंग शेड्यूल, डोंट चेंज योर स्टडी रूटीन। अभी आपके लिए बेस्ट क्या होगा कि आप सुबह 4 बजे उठें और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। 5-6 घंटे का अपना स्लॉट कंप्लीट करें सुबह वाला। सुबह मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पेपर सुबह ही होने वाले हैं। अगर आप सुबह उठने की आदत अभी डाल देंगे, अच्छा, जो स्टूडेंट अभी सुबह वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर स्टूडेंट अगर कोई रात वाला फॉलो कर रहे हैं, जैसे रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ने वाले हैं, तो आप बेसिकली 4 बजे के बाद तो फिर 5 घंटे की नींद लेने वाले हैं, 6 घंटे की नींद तो लेने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम को आपके ओवरलैप करेगी, ठीक है? तो आप 9 बजे तो सोने की आदत डाल लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम जो है आपका सुबह ही होने वाला है, तो सुबह फ्रेश माइंड भी रहता है आपको और आपको ये आदत डालनी है, सुबह की सेटिंग लेनी है आपको ज़रूर-ज़रूर 5 से 6 घंटे की, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और पेपर जब आप देने जाएँगे, तब आप वहाँ सोते हुए ना पाए जाएँ, ठीक है? कि आप सो ही रहे हैं, क्योंकि आपने आदत तो रात की डाल रखी है, तो आपको ये आदत अभी खत्म करनी है। सुबह वो वाला सब्जेक्ट पकड़ना है, जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो सकता है। किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बुरे लगते हैं, वो प्रैक्टिकल अच्छे नहीं लगते, वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट पकड़े। मतलब जिससे आपको नफ़रत है, वो आपको सुबह करना है। फ्रेश माइंड से करना है, क्योंकि रिटेंशन अच्छे से रहेगा, जो आप सुबह करेंगे, ठीक है? और डोंट चेंज योर स्टडी रूटीन। इस टाइम पे अपना रूटीन चेंज नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, इस टाइम पे रूटीन चेंज नहीं करना है। आपने सुबह बना लिया है, सुबह करना है। अननेसेसरीली एक्सपेरिमेंट मत करो कि आज रात को पढ़ के देखते हैं, आज सुबह नहीं पढ़ेंगे। आज सुबह वाले रात को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सुबह का टाइम फॉलो कर लो, स्टिक बना लो, ये मुझे स्टडी रूटीन फॉलो करना है और अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सुबह पढ़ने की आदत मैंने क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके एग्ज़ाम सुबह होने वाले हैं, ठीक है? स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन फूड हैबिट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे है। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से 48 डिग्री जाने वाला है और जून में तो और ज़्यादा जाने वाला है। तो आपको हमेशा अपनी वाटर बॉटल अपने पास रखनी है, ठीक है? और टाइम टू टाइम बीच में ब्रेक लेना है और पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो और मेंटेन फूड हैबिट्स, अननेसेसरी जंक इस टाइम पे कंज़्यूम नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? कोई भी बर्गर, पिज़्ज़ा इस टाइम पे नहीं करना है। क्यों? सर, इससे आपको आलस आने वाला है, इससे आपको नींद आने वाली है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अगर आप सोच रहे हो ना कि अब 7 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के, और मैं 3 घंटे पढ़ूँगा अभी, ठीक है? 8, 9, 10, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 पढ़ूँगा, उसके बाद मैं सोने जाऊँगा और अभी मैं बर्गर खा लेता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, आपको नींद 8 बजे ही आ जाएगी और आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि हेवी फ़ील होगा और आपको इतना आलस आने वाला है ना, मैं बता रहा हूँ, आपके 3 घंटे ऐसे ही खराब हो जाएँगे, सिर्फ़ एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा से। और मैं ब क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने कहा अपनी प्रिपरेशन के बीच में करा था ऐसे, ठीक है? लास्ट 3 डेज़ थे एग्ज़ाम के और मैंने ये गलती कर ली थी और वो 2 घंटे मेरे, ढाई घंटे खराब हुए थे। उस टाइम के बाद मेरा ये हुआ, 8 बजे मैंने कहा है कि मुझे अब 9 बजे सोना है, मैं सुबह उठ के जल्दी उठूँगा और सुबह प्रिपरेशन करूँगा। कहीं न कहीं वो टाइम खराब हुआ ना मेरा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट जो हैं मैंने फेस किए हैं, कहीं न कहीं देखे हैं, ठीक है? और मेरे टीचर्स भी बताते आए हुए हैं मुझे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। गिव एट लीस्ट 2 मॉक टेस्ट, देखिए, ये अभी तक किसी स्टूडेंट ने अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। अभी तक आप सिर्फ लर्निंग, रिवीजन तक अपने को रखते हुए आए हैं, ठीक है? आप एक बार एग्जीक्यूशन तो करके देख लो एटलीस्ट। मतलब जितना आप लर्न कर रहे हो, जितना आप रिवीजन करने की पूरी तैयारी से रिवीजन कर रहे हो, एक बार आप एग्जीक्यूशन तो देख लो उसका, कि क्या हम लिख पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, क्या उस 3 घंटे में हमारी परफॉर्मेंस हो पाएगी। एक बार आप एग्जीक्यूशन तो करके देख लो। सिर्फ सोचने तक अपने आप को लिमिट मत रखो, एक बार लिख कर भी देख लो, ठीक है? मतलब 2 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट आप दे दो एग्ज़ाम से पहले, अभी 10 दिन है, कहीं न कहीं टाइम निकाल के अपने जो आपने रिवीजन शेड्यूल बनाया हुआ है, वहाँ पे आप 3 घंटे अलॉट कर दो, ठीक है? क्योंकि आप इतना टाइम रिवीजन को लगा रहे हैं, एग्ज़ीक्यूशन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ आप सोच रहे हैं कि मैं याद करना, रिवीजन करना, मैं लिख कर आऊँगा। एक बार आप करके देख लो ना एग्ज़ीक्यूशन, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस एग्ज़ाम टेम्परामेंट, राइटिंग स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप ये करके नहीं देखेंगे, तो आपकी स्पीड, कैसे टाइम मैनेज करोगे आप अपने सवा 3 घंटा, वो कैसे पता लगेगा? तो एग्ज़ीक्यूशन मैटर। तो टाइम लाइन बिफोर एक्चुअल एग्जाम्स।
डिलीट सोशल मीडिया, अवॉइड कंपैरिजन एंड पैनिक। अब ये क्या है? सोशल मीडिया पे जो अननेसेसरी रील अगर स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला नहीं है, ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज में कोई इंपॉर्टेंट पेपर आज आके गिर जाएगा और वही पेपर आ जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। तो अभी आप डिलीट कर दो। अगर आप यूट्यूब से कोई रिवीजन कर रहे हो तो ठीक है, यूट्यूब को रखो आप अपने पास, पर अननेसेसरी टेलीग्राम इधर-उधर मत करो। और कंपैरिज़न, कंपैरिज़न क्या है? अभी अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करना बंद कर दो, उल्टा-सीधा, कि मैंने इतना कर लिया, तूने कितना कर लिया, ये सब अब नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसका इम्पोर्टेंट कुछ और हो सकता है, जहाँ से वो पढ़ रहा है, तुम्हारा इम्पोर्टेंट कुछ और हो सकता है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो दोनों कभी सिमिलर नहीं हो सकते, उसकी परफ़ॉर्मेंस वो जानता है बेहतर, आपकी परफ़ॉर्मेंस आप जानते हैं। किसी के लिए कुछ क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आपके लिए बिल्कुल लेस इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अपनी परफ़ॉर्मेंस, अपना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंपैरिज़न नहीं करनी है दूसरे स्टूडेंट के साथ। वो बोले स ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आपको नहीं मानना है। ठीक है? आपको अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है, कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं करना है। उसने कुछ बोल दिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला है, आप पैनिक कर जाओगे, आप कंपैरिज़न करने लगोगे, ये हाय मेरा ये तो नहीं हुआ, हाय मेरा वो नहीं हुआ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो आपके कॉन्फिडेंस को खराब करेगा ये बहुत ज़्यादा। प्रिपेयर योर लास्ट डे रिवीजन इन एडवांस, ये मैं आपके लिए रिवीजन प्लान दे ही रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट नोट, चार्ट, सेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेडी बिफोर एंड। देखिए, आप अपनी टेबल और अपना माइंड दोनों ही क्लियर करके चलना है, ठीक है? माइंड आपका क्लियर कैसे होगा? जब आपके पास फिक्स चीज़ें होंगी कि ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरा बेसिकली मॉड्यूल है, मुझे यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ें रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है? कन्फ्यूज़न नहीं कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो स्कैनर भी उधर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। पर्टिकुलर चैप्टर ये नोट्स है मेरे, मुझे यहाँ से रिवीजन क्लीन करके जाना है यहाँ से, ठीक है? ये नहीं कि उस पर्टिकुलर वहाँ से इम्पोर्टेंट देखने हैं, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट देखना है, वो उसने बताया वो भी देखना है, ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, मुझे क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से रिवाइज़ करनी है, ठीक है? ये मैंने बता दिया, टाइम इज़ ऑफ एसेंस। हर 1 घंटा, हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अननेसेसरी डिस्कशन करना, दोस्तों से बात करना, उनकी प्रिपरेशन को जानना, अपनी प्रिपरेशन उनको बताना, ऐसा कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन को खराब कर देगा आपकी। बिल्कुल खुद को और अपनी प्रिपरेशन को फ़ोकस करके चलना है और खुद पे भी फ़ोकस करना है। डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस बिटवीन द एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका एक पेपर खराब हो जाता है, मानो ईएसजी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया इस बार, ठीक है? तो क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा पेपर, कुछ स्टूडेंट का अच्छा भी होगा और जिनका ठीक नहीं होता तो वो क्या सोच के चलते हैं, ये अटेम्प्ट भी मेरा गड्ढे में गया, ठीक है? मैं थोड़ी ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पर ऐसा ही सोचते हैं कि ये अटेम्प्ट तो मेरे हाथ से गया, क्योंकि मेरा तो पहला पेपर ही खराब हो गया, अब मैं बाकी के, और ईएसजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और ईएसजी में परफॉर्म नहीं करा करके आया और ड्राफ्टिंग तो मैं वैसे भी कम पढ़ा हुआ हूँ, तो ड्राफ्टिंग में कैसे होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, बहुत-बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, जो वो कम पढ़ते हैं उसमें उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। सीएमए-डीडी उनका लेस फेवरेट है, पर एग्ज़ाम अच्छा आ गया, एग्ज़ाम थोड़ा ईज़ी आ गया, उनका वो पेपर अच्छा चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, पहले पेपर अगर थोड़ा आपका खराब हो जाता है या फिर अगर मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, बीच में कोई एक पेपर है, सीएमए-डीडी हो गया, चाहे वो ठीक है, ड्राफ्टिंग हो गया, कुछ एक पेपर अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आईसीएसई करता है हर बार। एक पेपर ऐसा डिफिकल्ट बनाता है, एक पेपर ऐसा डिफिकल्ट बनाता है, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस वहाँ तोड़ना चाहता है और आपको तोड़ना ही नहीं है अपना कॉन्फिडेंस। बस इतनी बात याद रख लीजिए, एक आध पेपर अगर भगवान ना चाहे कि ऐसा हो, अगर आपका थोड़ा बिगड़ भी जाता है, ठीक है? तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को खराब नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहना चाहिए, एक पेपर से कुछ नहीं होता, एक पेपर आपका कहीं न कहीं मैनेजेबल हो जाएगा, आपके बाकी के एग्ज़ाम और अच्छे जाने चाहिए, आपका एग्रीगेट बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रखना है। रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर थ्योरी सब्जेक्ट, ये आपके लिए मैं बेसिकली बता चुका हूँ, जो अभी मैंने बताई थी। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेने हैं। जैसे आप अपना पहला रूटीन जो है, जैसे पहला स्लॉट जो है, जैसे 4 बजे से लेके आप मानो 8 बजे तक का रख रहे हैं या 9 बजे तक का रख रहे हैं, ठीक है? तो ये पहला आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड होगा, क्लीन माइंड होगा। तो स्टार्टिंग में नहीं होता, जैसे-जैसे बेसिकली 5 घंटे से फिर आप दूसरा स्लॉट लेंगे, जो कि 3 घंटे का होगा, तो इसके बीच में आपको अच्छे से ब्रेक लेना है, 30 मिनट का, 1 घंटे का ब्रेक लेना है। ठीक है? तो जो यहाँ पे जितने भी ज़रूरी काम है आपको वो निपटाने हैं और 3 घंटे फिर देन 2 घंटे का आप स्लॉट रखें। तो इनके बीच में जो है स्लॉट्स के बीच में आपका ब्रेक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर है तो आप सब कुछ छोड़ के बस अब मुझे तो लगातार पढ़ना है, लगातार कभी पढ़ाई नहीं होती। बीच में आपको छोटे-छोटे ब्रेक्स देने हैं, अपने माइंड को कूल करना है, गर्मी वैसे हो रही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवॉइड रीडिंग लाइन बाय लाइन। अब देखो, अब ये रिवीजन फेज़ है। अब आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठे ना, तो सारा रिवीजन निकल जाएगा आपका, ठीक है? जहाँ 10 चैप्टर होने थे, वहाँ 4 चैप्टर ही हो पाएँगे। तो लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसको रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है, आगे बढ़ना है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम दिया, कीवर्ड्स पे बेसिकली फोकस करना है। बस मेरा कहना ये है, कीवर्ड और हेडिंग्स पे बेसिकली फोकस करना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन पढ़ना इस टाइम पे पैनिक क्रिएट करेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। जब क्योंकि टाइम निकलेगा और रिवीजन नहीं होगा, तो पैनिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है? फोकस मोर ऑन रिवीजन, रिकॉल, चार्ट, कीवर्ड, प्रोविजन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है? तो ये 10 पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, ठीक है?
और ये रैपिड रिवीजन प्लान है, ये भी आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए एग्जाम से पहले और बिटवीन द एग्जाम। ठीक है? होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लॉक एंड एक्सप्रेस।